हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटी के पीवाईक्यूज जो भी आपके यहाँ पे सीडीएस 1 2024 में आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए उन सबको। तो यहाँ पे हम अच्छे से इन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि अभी आपकी यहाँ पे आंसर की नहीं आई है। तो ये जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट हो सकते हैं ये आपके आंसर्स होने वाले हैं। तो आपको जरूर ऐसा देखने को मिल सकता है कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस आपके कैंसिल आउट कर दे या फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको डिफरेंट देखने को मिल जाए उनके आंसर की में। तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पे पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी यहाँ पे पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। एंड थर्ड चीज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये पर्टिकुलर आपकी पीडीएफ जो जितनी भी हम लोग यहाँ पे करते हैं जो भी चीजें तो सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। नौ गाइस, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 5 साल के हमने यहाँ पे सीडीएस के 10 एग्जाम्स के ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चंस करा रखे हैं और ये अब आप अपनी पेज पे कंप्लीट कर सकते हो। तो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, तो वहां जाके आप इसको सेव कर लेना। और जो भी अब मैं आपको यहाँ पे सीडीएस 1 2024 के जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनके यहाँ पे जो वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो सारी वीडियोस भी आपको इसी आपकी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी और वो भी मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगा दूंगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक हमने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ही आपके यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन थे उसको सेग्रीगेट कर रखा है। चैप्टर वाइज आप बोल लो या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया मिले कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे 2024 का जो सीडीएस 1 हुआ है वहाँ के उस पर्टिकुलर आपके एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो उसके भी आपको यहाँ पे वीडियोस इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, वो भी सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एंड सेकंड चीज आपको यहाँ पे और मैं बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी नहीं लगाए हैं तो वो भी आप जरूर लगा लेना, क्योंकि आपको पता है कि दोनों एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट करता है, सेम ही सिलेबस है एक तो आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी यहाँ पे पूछ रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे कि जो क्वेश्चन आपकी सीएपीएफ में आए हुए हैं उनके ऑप्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीडीएस में मिले हैं, या फिर वाइस वर्सा भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको एग्जैक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका रेलवे वाला एक क्वेश्चन आया था, तो जो आपका इस साल भी आया था यहाँ पे सीडीएस में वो सीएपीएफ में भी पहले आ रखा है, फिर सीएपीएफ से पहले वो सीडीएस में भी आ रखा है। तो वो आपको यहाँ पे जरूर देख लेना है, ठीक है। दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। नाउ गाइस, यहाँ पे क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो देखो, टोटल क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो टोटल क्वेश्चन आपको पॉलिटी से 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं और ये सारे आपके टॉपिक्स है जनरली। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको ज्यादातर आपको क्वेश्चन राइट्स से देखने को मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइट्स के अंदर ही आपका फंडामेंटल राइट आ जाएगा, या फिर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके राइट्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे सारे न्यूज में चल रहे थे, आपका इंटरनेशनल कोर्ट था, आपका यहाँ पे ICCPR था, तो उन सब से रिलेटेड आपके राइट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। फिर आपका ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप बोल सकते हो कि मेन आपका टॉपिक राइट्स था, पर इसके अंदर जो आपके सब डिविजन्स थे, जैसे आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो गया, आपका ह्यूमन राइट हो गया, जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशंस के राइट से रिलेटेड हो गया। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फंडामेंटल राइट से आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे पहले मैं आपको राइट्स वाले बता दूं तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आप यहाँ पे जो ये मिक्स्ड क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो मिक्स्ड क्वेश्चन बेसिकली आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बीच का है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन दोनों को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। फिर करंट अफेयर्स में जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो करंट अफेयर देखो बेसिकली आपका यहाँ पे कोई भी जो आपका कोड था जो न्यूज में था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हो गई यूएन से रिलेटेड जो भी आपका यहाँ पे हो गया, तो वो वाले जो कोड्स हैं वो आपके न्यूज में थे, तो उनसे रिलेटेड आपसे फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर हम यहाँ पे अब ये आप ये हो गए यहाँ पे कि कितने राइट्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिस्ट से भी आया था, तो पर मैंने आपको यहाँ पे एक अलग से टॉपिक भी दे दिया शेड्यूल, क्योंकि आपको पता है कि 7 शेड्यूल के अंदर आपकी लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो इससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे देख पाओगे, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। फिर आपके यहाँ पे अमेंडमेंट से रिलेटेड आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन, और ये तो आपका हमेशा ही आता है, ये हमेशा आपको यहाँ पे करके जाने हैं, ठीक है। अमेंडमेंट हो गया, फिर ये आपके यहाँ पे कोई कमीशन हो गया, तो कमीशन भी आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि उस कमीशन के थ्रू या फिर उस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे केस के थ्रू फंडामेंटल राइट आपकी यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो वो भी मैंने आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही रख रखा है, एक कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन है या फिर आप बोलो एक केस के ऊपर ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका प्रियम्बल से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसका एक क्वेश्चन हो गया। और फिर आपका यहाँ पे एक डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक आपका यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप बोल सकते हो यहाँ पे कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आया है या फिर पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड आपके यहाँ पे
2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल आपके हो गए यहाँ पे 13 क्वेश्चन और ज़्यादातर आप यहाँ पे बोलोगे कि ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं उनको राइट से यहाँ पे मैच करके या फिर राइट से यहाँ पे कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? नाउ सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाइल द रिट पिटीशन दैट लेड टू द फेमस वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा है कि किसने यहाँ पे फाइल करी थी यहाँ पे आपकी यहाँ पे रिट को। ठीक है, रिट पिटीशन यहाँ पे किसने फाइल करी थी, तो वो आपसे बस पूछा जा रहा है, पर यहाँ पे केस डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, पर आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे किसने रिट फाइल करी ये आपसे पूछ रहा है, कौन से केस से रिलेटेड पूछ रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे कब आपकी फंडामेंटल राइट बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुई थी, तो वो आपसे एक तरीके से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो केस था बेसिकली वो थे आपका यहाँ पे जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस अभी आपको यहाँ पे याद रख लेना, और ये आपका बहुत रीसेंट का भी आप यहाँ पे बोल सकते हो या फिर आप बोलो थोड़ा पुराना है। यहाँ पे 2017 का केस है, पर बहुत ज्यादा पुराना केस नहीं है। ठीक है, और ये आपका आधार स्कीम जब आपकी आई थी, ठीक है, तो आधार स्कीम से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये केस था। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि आधार स्कीम से रिलेटेड केस है। और आपका यहाँ पे जो भी आप बोल सकते हो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने यहाँ पे आधार स्कीम से ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे हटवाए थे। और राइट टू प्राइवेसी बोल लो आप यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर यहाँ पे कंप्लीट किया था। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रख लेना। तो ये आपका आर्टिकल 21 के अंदर आपको देखने को मिलता है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर इंसर्टेड इनटू इट्स प्रीएम्बल। अब देखो यहाँ पे आप इसको अमेंडमेंट से भी आप यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको प्रीएम्बल से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो 42nd आपसे यहाँ पे पूछा है कि 42nd में आपके यहाँ पे क्या चीज है प्रीएम्बल में बेसिकली आपने यहाँ पे ऐड करते हुए आपने देखा। तो देखो पहला स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पे गलत। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे भी ना, तो लिबर्टी वैसे भी आपके यहाँ पे 5 तरीके की होती है। तो जो आपको यहाँ पे पांचों दे रखी है ना लिबर्टी के टाइप, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, ये एकदम सही है। पर यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी से पहले ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी यहाँ पे प्रियम्बल में थी, इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये गलत। अब जैसे ही पहला गलत होता है यहाँ पे, तो देखो हमसे यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो जब ये पहला गलत हो गया, तो हमारे यहाँ पे ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा और सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपसे देखो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे थे एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन was substituted by the unity and integrity of the nation। अब ये आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जैसे आपको यहाँ पे पता होगा, तो जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका 1976 में आया था, और इसने आपके यहाँ पे आके 3 वर्ड्स को यहाँ पे बेसिकली प्रियम्बल में ऐड किया था। वो कौन से वर्ड थे, तो वो आपका पहला हो गया जैसे यहाँ पे सोशलिस्ट। ठीक है, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे इंटीग्रिटी, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर तीसरा आपका हो गया यहाँ पे सेकुलर। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स बेसिकली आपके यहाँ पे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बी ओनली, मतलब 2 ओनली हमारा राइट आंसर होगा। बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे पता होगा कि हम लोग यहाँ पे 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको नहीं भूलना है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर 42nd के अंदर हमने यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने अपनी यहाँ पे ऐड करी थी। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने कब ऐड करी है, वो हमने ऐड करी थी यहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये भी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम इस पर्टिकुलर चीज से बात करते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपकी लिबर्टी इक्वालिटी और फर्टिनिटी वाले जो आपका यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जो हम अपने यहाँ पे प्रियम्बल में देखते हैं। ठीक है, जैसे फर्टिनिटी आपका ब्रदरहुड होता है बेसिकली, इक्वालिटी आपका हो गया, या फिर आपका यहाँ पे लिबर्टी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं थॉट्स बिलीव वगैरह, तो ये सब हमने यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रेरणा लेके हमने यहाँ पे अपने प्रियम्बल में ऐड किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा है यहाँ पे बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट्स हैव जुरिडिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब देखो आपको जैसे पता होगा यहाँ पे कि हमारा जो 7th शेड्यूल है,
इसके अंदर हमें यहाँ पे 3 लिस्ट देखने को मिलती है। पहली आपकी होती है यहाँ पे यूनियन लिस्ट, ठीक है? जिसके ऊपर आपकी जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, ठीक है? या फिर आप बोलो जो यूनियन में यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट या फिर जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, वही सिर्फ आपकी यहाँ पे लॉज बना सकती है जो भी आपके यहाँ पे चीजें इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। और जो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है उनको हम यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आती है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के ऊपर आपकी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही आपकी लॉज बना सकती है अंटिल वो यहाँ पे आपके पार्लियामेंट से जाके बोलती है कि आपको यहाँ पे उनके लिए लॉ बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जो आपकी स्पेशल आपकी पावर्स है राज्यसभा की, ठीक है? आर्टिकल 249 हो गया, आर्टिकल 312 हो गया, तो वो सब यहाँ पे उनको पावर देती है। राज्यसभा से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? कंप्लीट पार्लियामेंट मत समझना, राज्यसभा, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में बात करते हैं तो नेक्स्ट आपकी होती है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट आपकी एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके ऊपर दोनों ही आपके लॉज बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यसभा की स्पेशल पावर, तो जैसे आपको पता होगा यहाँ पे कि राज्यसभा बेसिकली यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? वहीं पे लोकसभा आपके लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? तभी हम यहाँ पे पीपल मतलब हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं, वहां पे हम हाउस ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे आइडिया उनके बारे में होना चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड एकदम इनके पास कंप्लीट पावर होती है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो स्टेट लिस्ट के एक अंदर यहाँ पे जो आर्टिकल आप बोलो या सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट बोलेंगे हम, आर्टिकल नहीं बोलेंगे। सब्जेक्ट जो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जैसे ट्रेड हो गया, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। फिर एग्रीकल्चर अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो पुलिस वगैरह आपको यहाँ पे इसी के अंदर देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लगा दे रहा हूँ। फिर अगर हम यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे आपको यहाँ पे फॉरेस्ट हो गए, ठीक है? फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा आपके यहाँ पे देखो मैरिजेस से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे एक्ट वगैरह बनते हैं, कोई भी लॉ बनता है, तो वो सब आपका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे बना सकती है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी चीज हो गई, ठीक है? तो वो भी यहाँ पे बना सकते हो। फिर यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लगा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं और ये यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है? ऐसा मत समझना कि यहाँ पे ये फिक्स है। पर हाँ, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि हमेशा ज्यादातर चेंज नहीं होंगे। कुछ सब्जेक्ट आपके यहाँ पे एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है? फिर यहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में जैसे आपको एक देखने को मिलता है यहाँ पे डिफेंस, ठीक है? डिफेंस के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है? तो ये सब सेक्टर्स आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर जो आपको पार्ट दिख रहा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो टैक्सेस वगैरह भी आपके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास कंप्लीट जुरिडिक्शन है कि वो यहाँ पे टैक्सेस वगैरह लगा सकती है। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पे एकदम ये भी करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वन सॉर्ट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा एक तरीके से, अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि अगर मान लो आपको किसी की लैंड को सक्सेशन करना है। सक्सेशन मतलब हो गया कि उसकी लैंड अब आपकी हो गई, तो उस केस में जो यहाँ पे आप जो भी आप भर रहे हो, जो भी उसको रुपया दे रहे हो, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है? अगर जो भी यहाँ पे ये चीजें डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट हो सकती है, ठीक है? कोई यहाँ पे ले सकता है, कोई भी यहाँ पे कोई स्टेट ऐसी होगी जो आपसे नहीं ले रहा है टैक्स उस इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, थर्ड वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये भी एकदम करेक्ट है। तो स्टेट ड्यूटी बेसिकली एक तरीके से हो गया कि आपका कोई एक इंडिविजुअल है और उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उसके इस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में उसकी डेथ के बाद अब वो जो जमीन है वो अगर आपकी हो रही है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 सारे ऑप्शन हमारे एकदम करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे, या आप एक तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चन बोल सकते हो यहाँ पे कि आपको मिक्स क्वेश्चन तो नहीं, यहाँ पे पिछला वाला मिक्स क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीटली आप बोल सकते हो कि शेड्यूल बोल लो, या फिर आप यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको शेड्यूल्स वाला टॉपिक भी बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, आर्टिकल 32। और देखो जो आर्टिकल 32 है बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इन्होंने हार्ट एंड सोल क्यों बोला था, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 32 है इसके अंदर आपको पता होगा कि आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिट्स आ जाते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो आर्टिकल 32 है वो यहाँ पे इन्फोर्स करता है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स आपकी यहाँ पे लागू रहे, ताकि आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, ठीक है? जो भी आपकी जितनी भी फंडामेंटल राइट्स है वो सब हर एक सिटीजन को यहाँ पे आपको मिले, ताकि आपको कोई भी चीज फेस ना करनी पड़े, गलत चीजें फेस ना करनी पड़े, ठीक है? तो वो आर्टिकल 32 आपका यहाँ पे अकम्प्लिश करता है इस पर्टिकुलर टास्क को। तो यहीं पे आपको आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रिट्स वगैरह भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऊपर भी देखोगे ना, तो जैसे आपका यहाँ पे आर्टिकल 23 है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे फोर्स लेबर के अकॉर्डिंग, या फिर आप बोलो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के
खिलाफ यहाँ पे बात करता है, तो ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आता है। फिर आर्टिकल 21 आपका यहाँ पे राइट टू लिव है, जिसके अंदर हमने अभी देखा था राइट टू प्राइवेसी वगैरह भी यहाँ पे आपके आ जाते हैं। फिर आर्टिकल 15 बेसिकली आपको बताता है कि कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अमंग द सिटीजन्स बेस्ड ऑन आपका यहाँ पे कोई भी सेक्स हो, कोई भी आपकी रेशियल हो, मतलब कोई भी आपका यहाँ पे चीजें हो, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस ना करना पड़े। ये इंश्योर करता है आर्टिकल 15। तो इन सबको यहाँ पे इंश्योर करता है आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इनको मतलब आपके यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला था। और ये सबसे इजी क्वेश्चन था आपके पूरे पॉलिटी सेक्शन से। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे मैं 13 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें सबसे इजी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, और वो आपका यहाँ पे यही था। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो ना, तो सीडीएस में जनरली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। पर अगर आप यहाँ पे अभी ये वाला जो मैं आपको पेपर करा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और दो तीन क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपको यहाँ पे सीएपीएफ में देखने को मिलते हैं ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे ह्यूमन राइट काउंसिल, आप काउंसिल तो नहीं, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट एक्ट है, ठीक है, जो आपसे बेसिकली यहाँ पे भी जिससे क्वेश्चन पूछा गया, तो उससे ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीएपीएफ में देखने को मिले। तो वो चीज अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सीएपीएफ के भी क्वेश्चन आपको जरूर लगा लेने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, जैसा आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, तो ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली आपका एक एक्ट आया था यहाँ पे 1993 में। इसके अंदर आपको यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल देखने को मिलता है, स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल देखने को मिलता है, और ह्यूमन राइट कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। पर जो आपका यहाँ पे ये ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी होने वाला है, और ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे यूएन के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यूएन का पार्ट है, द ह्यूमन राइट काउंसिल, और ये आपका यहाँ पे 2006 के अराउंड आपका यहाँ पे ये स्टेब्लिश हुआ था जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, जो आपकी यूएन की जनरल असेंबली है उसके द्वारा। और ये आपका एक तरीके से इंश्योर करता है यहाँ पे कि कंप्लीट आपके यहाँ पे समझ लो कि अर्थ पे या फिर ग्लोब पे, जो भी आप बोलो यहाँ पे कंट्रीज में, आपकी ह्यूमन राइट्स आपकी हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो ये चीज बस आपको पता होना चाहिए था कि ये आपका यहाँ पे यूएन के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा था, और नॉट हमारे यहाँ पे मतलब गलत आपका यहाँ पे यही है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ये क्रॉस नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। जो हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से जो करेक्ट होगी वो हमारे यहाँ पे आंसर होगा। अब देखो, जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना आपको हमेशा एक पूछा जाता है, पर यहाँ पे आपको अच्छे खासे आप बोल सकते हो यहाँ पे लेवल का भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ये, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम जनरली हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, और उनके ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको अप्रोचेस दे रखे हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक है, तो देखो, नॉर्मेटिव अप्रोच की अगर हम बात करें, तो इसको हम लोग यहाँ पे व्हाट ऑट टू बी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, व्हाट ऑट टू बी के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो कहीं कहीं आपको यहाँ पे व्हाट ऑट टू बी अप्रोच करके भी आपको यहाँ पे दिखा हुआ मतलब लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, ये आपका कंप्लीटली बेस्ड होता है यहाँ पे, या फिर आप बोलो सेंटर्ड होता है आपका यहाँ पे सोशल वैल्यूज और आपके कल्चरल वैल्यूज पे। ठीक है, तो जो भी आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल आपके यहाँ पे सीकर्स हैं, वो सब आपके, या फिर आप मान लो कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह है, तो वो सब आपके यहाँ पे जो चीजें करेंगे, जो भी आपके रिसर्च या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो वो आपका कंप्लीटली बेस्ड होगा या फिर सेंटर्ड होगा यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर, आपके सोशल वैल्यू के ऊपर, आपके कल्चरल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली स्टेटमेंट पढ़ो कि नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पेरिकल अप्रोच इज वैल्यू लोडेड। अब देखो, वैल्यू लोडेड अभी मैंने आपको बताया वो आपकी होती है नॉर्मेटिव। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एकदम गलत। ठीक है, पहले अगर आपका गलत हो गया, तो आपका ए ऑप्शन भी चला गया, और आपका यहाँ पे सी ऑप्शन भी चला गया। फिर दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द नॉर्मेटिव अप्रोच इज ऑब्जेक्टिकली न्यूट्रल। अब देखो, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होता है, वो आपका कंप्लीटली लोडेड होता है यहाँ पे, या फिर आप बोलो बेस्ड होता है, बायस्ड होता है आपकी सोशल वैल्यूज और आपके कल्चरल वैल्यूज के ऊपर। तो वो न्यूट्रल नहीं है एक तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे दूसरा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाइदर वन और टू। अब यहाँ पे देखो, जो आपका दूसरा अप्रोच है उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा आपका अप्रोच है यहाँ पे इम्पेरिकल अप्रोच। अब इम्पेरिकल अप्रोच को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं व्हाट इज अप्रोच के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो कहीं कहीं आपको यहाँ पे व्हाट इज अप्रोच भी देखने लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब इम्पेरिकल अप्रोच में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे पॉलिटिकल थिंक टैंक है या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह है,
तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो बेसिकली यहाँ पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और उस हाइपोथेसिस को फिर आगे जाके वो टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिल रही है कि एक तरीके से वो यहाँ पे न्यूट्रल रह रहे हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोच, जो यहाँ पे थिंकर्स जो यहाँ पे एक तरीके से ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, वो आपके बायस रह रहे हैं एक तरीके से आपके सोशल वैल्यूज के ऊपर, आपके कल्चरल वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंस हो गया पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर, जो आप यहाँ पे दो टाइप के डिफरेंट अप्रोचेस आप यहाँ पे यूज करते हो इनके बीच में। अब यहाँ पे आपको कई लोगों ने यहाँ पे जैसे मुझे क्वेश्चंस पूछे थे यहाँ पे टेलीग्राम पे कि क्या हमें यहाँ पे कभी भी, जैसे अगर यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे कि दो स्टेटमेंट दे रखी है और एक में आपको ऑप्शन में दिख गया बोथ वन एंड टू, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या हमें हमेशा बोथ वन एंड टू हमेशा मार्क करके जाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको ये जानबूझ के एक तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आपस में इंटरचेंज अगर ये होते, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इंपेरिकल अप्रोच में दे रखा है कि वैल्यू लोडेड है, वो वैल्यू लोडेड नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिकली न्यूट्रल होगा। और जो यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आपका नॉर्मेटिव अप्रोच में वैल्यू लोडेड होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको अपोजिट दे दिया, ठीक है, उल्टी स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दे दिया। अगर यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट्स कैसे होती है, अगर यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ वैल्यू लोडेड होता और इंपेरिकल अप्रोच के साथ ऑब्जेक्टिकली न्यूट्रल होता। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आपको यहाँ पे ज्यादातर दिए जाते हैं, वहां पे आपका आंसर वन एंड टू हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, पर आपको यहाँ पे गेस वर्क तभी करना है जब आपको एटलीस्ट दो आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाए जो आपको यहाँ पे एलिमिनेट कर पा रहे हो आप इजीली, ठीक है। आपको ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप इजीली बता दोगे अगर आपको एक भी चीज पता होती। पर यहाँ पे मान लो कोई ऐसे दो स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट 110% श्योर है कि यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है, तो उस गलत स्टेटमेंट की वजह से आपके दो ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसको आप क्वेश्चन को मार्क करके रखो और एकदम एंड में जाके करना, ठीक है, शुरू में ही उसको मार्क करके ओएमआर पे मत भर देना, उसको थोड़ा मार्क करके रखो दो, क्योंकि आप अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो, दो ऑप्शन आपके अभी भी बचे हैं। तो अगर आपको कभी भी गैस वर्क करना है तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे एटलीस्ट आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, उन क्वेश्चंस में ही आपको यहाँ पे करना है। कभी भी उन क्वेश्चन में नहीं करना है जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है और आप कोई भी चार में से कुछ भी लगा के आ जा रहे हो, तो वहां पे आपके सबसे ज्यादा नेगेटिव चांस वहां पे आ जाता है कि नेगेटिव मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे हमें करनी है। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फीचर ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम। अब देखो यहाँ पे जो टोटलिटेरियन है बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरीके से ये आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो ये आपकी एक तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली यहाँ पे कि कंप्लीट जो पावर होगी ना वो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के पास ही रहती है, आपके लोगों के पास। आपके यहाँ पे आप मान लो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर कोई पब्लिक कंपनी भी है ना, तो सबके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे पावर है वो सब आपकी गवर्नमेंट के पास रहती है। कोई भी लोकल इंसान जो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई सिटीजन हो गया या फिर कोई भी आपके यहाँ पे नॉन ऑर्गेनाइजेशन होगी जो गवर्नमेंट की नहीं है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपकी होती है, तो वो सब आपके यहाँ पे उन सबको पावर्स नहीं दी जाती है, ठीक है। कंप्लीट पावर आपकी यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के पास रहती है। तो इसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखोगे, जैसे वन पार्टी सिस्टम जो आपका यहाँ पे चाइना भी फॉलो करता है, तो वो आपका इस पर्टिकुलर रिजीम का ही यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, वन ऑफ द एग्जांपल है। फिर मोनोपोली आपको पता है यहाँ पे कि एक ही चीज रहेगी, बाकी सब चीजें यहाँ पे नहीं रहती है। मतलब मोनोपोली जैसे आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि एक पर्टिकुलर डोमेन में एक ही कंपनी है, उसकी मोनोपोली चल रही है, तो यहाँ पे वो कुछ भी प्राइस सेट करे आपको वहाँ पे वो चीज करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको कोई चीज आपकी यहाँ पे डे टू डे लाइफ में आपको चाहिए ही चाहिए, तो अगर वो कुछ भी प्राइस सेट करती है तो आपको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। वो एक तरीके से उसकी यहाँ पे मोनोपोली हो गई। अब यहाँ पे अगर आप डी ऑप्शन देखो ना कि ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी, तो यहाँ पे ये बेसिकली इसके अंदर नहीं आता है। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप एक तरीके से यहाँ पे पावर दे रहे हो यहाँ पे आपकी सिविल सोसाइटी को, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी, मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पे आपने पावर दे रखे हैं कुछ सिविल सोसाइटी को। सिविल सोसाइटी मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी आपकी यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। तो वो बेसिकली आप जैसे अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंप्लीट जो पावर होती है आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के पास होती है। चाहे आप पब्लिक सेक्टर की बात करो, प्राइवेट सेक्टर की बात करो या फिर लोगों के रिस्पेक्ट में बात करो, किसी भी रिस्पेक्ट में बात करो, कंप्लीट पावर आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ही रहने वाली है। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे समझ पाओगे यहाँ पे कि ऑटोनॉमी यहाँ पे सिविल सोसाइटी को नहीं दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें यहाँ पे बताना है कि करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो पहला आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन इन्फोर्स राइट गारंटीड बाय दिस पार्ट
व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे एकदम ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपके यहाँ पे बेसिकली आप इसको रिट से भी आप यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हो। तो जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 जो है और आर्टिकल आपका यहाँ पे 226 जो है, ठीक है, 32 के अंदर आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और 226 के अंदर आप यहाँ पे हाई कोर्ट में आप यहाँ पे रिट दाखिल कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि आपके यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो अपने यहाँ पे एक्शंस की वजह से यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे कोर्ट जा सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर एकदम यहाँ पे एकदम करेक्ट चीज है यहाँ पे, ठीक है, पहला आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन इन्फोर्स राइट गारंटीड बाय दिस पार्ट when they are violated by not only the action of a government authority but also by its inaction। अब देखो inaction मतलब हो गया कि आप यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ स्टेप लेंगे ताकि आपकी फंडामेंटल जो राइट है वो यहाँ पे बनी रहे, वो वायलेट ना हो, पर वो यहाँ पे वो कुछ भी स्टेप नहीं लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप यहाँ पे जा सकते हो, रिट दाखिल कर सकते हो। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे कि आपको तभी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस मार्क करने हैं, तभी आपको गैस वर्क करना है जब आप एटलीस्ट दो ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, तभी आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो आपकी बनती है ना, कि प्रोबेबिलिटी एक तरीके से आप बोलो कि आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा, वो 50-50 की रहेगी। अगर आपको चारों ऑप्शन ही नहीं पता है कि क्या आंसर है क्या नहीं है, अगर आप तुक्का मारने जाओगे तो वहां पे आपके बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 25% आप बोल सकते हो आपके चांसेस रहेंगे कि आपका ऑप्शन करेक्ट रहे। तो एटलीस्ट आप यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस गैस वर्क करना है जहाँ पे आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, दो ऑप्शन आप यहाँ पे अच्छे से एलिमिनेट कर पा रहे हो। और यहाँ पे जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि पार्ट 3 आपका यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, उनके एक्शन के अगेंस्ट, और यहाँ फिर या फिर आप बोलो उनके इन एक्शन के अगेंस्ट, मतलब यहाँ पे उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है ताकि आपके यहाँ पे जो वायलेट हो रही थी फंडामेंटल राइट उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है और यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली आपको बताना है, वहां यहाँ पे वही आंसर होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR provides that everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है ना ICCPR, तो ये बेसिकली एक तरीके की आप यहाँ पे बोल सकते हो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो ये आपकी मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ठीक है। और ये आपकी कब साइन हुई है, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 1966 में आपकी यहाँ पे ये साइन हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका ICCPR एक ट्रीटी है, ये बेसिकली यहाँ पे इंश्योर करता है कि यहाँ पे हर एक इंसान को, ठीक है, वो किसी भी आपकी स्टेट का या फिर स्टेट इन द सेंस कंट्री का मेंबर हो, आपके हर एक सिटीजन को यहाँ पे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स यहाँ पे उनको मिले, ठीक है, कोई भी उनसे वो छीन ना पाए। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इसमें ही आप यहाँ पे राइट टू लाइफ भी आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं यहाँ पे, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने इसको यहाँ पे 1979 में इसको यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो जैसे आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि ऑल्दो इंडिया एग्रीज इन प्रिंसिपल विद द एथोस ऑफ ICCPR, अब इसका मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एथोस का, कि यहाँ पे जो इसकी आइडियोलॉजी है यहाँ पे ICCPR की, उससे भले यहाँ पे ये उसको फॉलो करती हो, मतलब उसको अच्छा मानती है, पर यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि बट इट हैज नॉट येट रेक्टिफाइड इट फुली। तो अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी है इंडिया 1979 में, और 3 बार ऑलरेडी यहाँ पे वो ICCPR के रिव्यूज में जा चुकी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि ये कंप्लीटली रेक्टिफाइड नहीं है, तो ये इसलिए हमारे यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे पहला एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको राइट से एक इन्होंने टॉपिक ले लिया राइट्स, और उसके अराउंड जितने भी आपके यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो गए, फिर उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जो आपको ICCPR पूछा गया, जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि हर एक कंट्री के सिटीजन को पॉलिटिकल और सिविल राइट्स यहाँ पे मिले, कोई भी उनसे छीने ना, ठीक है। बस ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि 1979 ने ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे इंडिया ने ICCPR, और 3 बार वो ऑलरेडी यहाँ पे ICCPR के रिव्यूज में वो जा चुकी है, ठीक है। तो रेक्टिफाइड ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन।
ना अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू हैव अ लीगल एड इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज गिवन अंडर द डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब यहाँ पे डीपीएसपी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी एकदम करेक्ट। पर यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे डीपीएसपी की पहले बात कर लेते हैं, तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 39A के अंदर बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये चीज एकदम करेक्ट है। पर एक और आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आपका आर्टिकल 21 है, इसके अंदर भी आपकी यहाँ पे राइट टू हैव अ लीगल एड के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक केस था जिसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे हम बात करें तो वो आपका केस था यहाँ पे हुसैन नारा हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली आपके यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे एम्फसाइज किया था, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे बोला था कि फ्री एंड इफेक्टिव लीगल एड जो है आपका एक इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पे राइट टू लाइफ का, अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर भी आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। पर यहाँ पे इन्होंने ओनली नहीं लगाया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरे लिए मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए हमारे यहाँ पे पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। पर यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे यूपीएससी आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत भी दे दे, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर आपको ये दिया हुआ है इस पर्टिकुलर केस के साथ। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एम्फोसाइज किया है कि यहाँ पे जो लीगल एड है वो एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट है आपका यहाँ पे राइट टू लाइफ का। और जो आपको पता है कि राइट टू लाइफ बेसिकली आपका आर्टिकल 21 के अंदर ही यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे ये भी जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ना ड्यूटीज से रिलेटेड भी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे पुलिस और जुडिशरी की क्या ड्यूटी रहेंगी लीगल एड के रिस्पेक्ट में, उसके बारे में यहाँ पे बात करिए। अब देखो लीगल एड किसको मिलती है, ये आपकी जो एक ऐसी आप बोल सकते हो यहाँ पे एड है जो आपके यहाँ पे जो पुअर जो लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, अगर वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे लॉयर वगैरह, तो उनको यहाँ पे ये जो एड है यहाँ पे दी जाती है। तो इस केस में अगर हम बात करें, तो पुलिस अगर मान लो ऐसे कोई भी इंसान को यहाँ पे पकड़ती है जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता है लॉयर, ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस की पहले बात तो ड्यूटी है कि वो यहाँ पे नियरेस्ट लीगल एड कमिटी को यहाँ पे ये चीज बताए। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे पुलिस की हो गई ये ड्यूटी। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जुडिशरी से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जुडिशरी से रिलेटेड, तो जुडिशरी में जैसे आपके जो होते हैं मैजिस्ट्रेट्स वगैरह, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट्स हो गए या फिर आपके यहाँ पे सेशन जजेस हो गए, ठीक है, तो ये आपके इन लोगों की यहाँ पे ड्यूटी होती है कि ये लोग आपके जो भी आपका यहाँ पे अरेस्ट हुआ है इंसान, उसको ये बताएं कि अगर आपके पास कोई भी लॉयर नहीं है, ठीक है, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे स्टेट बेसिकली आपका खर्चा लेके आपको एक तरीके से फ्री लीगल एड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, ये बताते हैं आपके यहाँ पे जुडिशरी। ठीक है, तो पुलिस बताते हैं कि हमने ऐसे इंसान को यहाँ पे अरेस्ट किया है, फिर वो आपके कमेटी को यहाँ पे बताती है, लीगल एड कमेटी को। और फिर जुडिशरी जो है यहाँ पे वो बताते हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा यहाँ पे जो खर्च है वो स्टेट देगी। ठीक है, आपका आपका जो केस है वो भी आपका यहाँ पे लॉयर लड़ेगा, पर आपको यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो ह्यूमन राइट देखो वापस से वही राइट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपका सब डिवीजन वाला जो टॉपिक है वो आपका अब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल क्राइम्स। तो यहाँ पे एकदम आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है पहली स्टेटमेंट का, कि जो आपका यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे आया था ह्यूमन राइट्स का। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे कोई कंट्री है ए, ठीक है, उसमें यहाँ पे कोई भी एक मेंबर है एक्स वाई जी, वो यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइम कमिट कर देता है, तो अब यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर मेंबर के पास ह्यूमन राइट का यहाँ पे एक बोल सकते हो यहाँ पे एक ह्यूमन राइट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के थ्रू, कि ये पर्टिकुलर इंसान किसी बी कंट्री में जाके असाइलम ले सकता है। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में आपका यहाँ पे जैसे कनाडा आ जाता है या फिर यूएस से आ जाता है, पर सबसे बड़ा एग्जांपल आपका यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है,
तो यहाँ पे यही चीज़ आपको देखने को मिलती है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल क्राइम ऐसा कोई यहाँ पे इंसान करता है, तो वो किसी दूसरी कंट्री में जाके वो असाइलम ले सकता है, ठीक है? तो ये आपका है यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे ये। दूसरी स्टेटमेंट आपसे बोल रही है कि द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिटरी डिप्राइवल ऑफ नेशनैलिटी एक्सेप्ट फॉर द फ्रीडम टू चेंज नेशनैलिटी। अब देखो ये भी आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब सेकंड स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर मान लो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि सिटीजनशिप जो आपको मिलती है वो अलग अलग आपको यहाँ पे तरीकों से मिलती है, ठीक है? अब जैसे मान लो आपके पास कोई सिटीजनशिप है किसी कंट्री की, अब अगर वो यहाँ पे कंट्री आपकी सिटीजनशिप को यहाँ पे कैंसिल कर देती है, तो आपके पास कंप्लीट यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे एक तरीके से आप मान लो उस पर्टिकुलर के यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे केस वगैरह आप कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस में आपके यहाँ पे ये चीज लागू नहीं होती, और वो है कि जब आप खुद से नेशनैलिटी छोड़ दो, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर आप मान लो आप खुद चाहते हो कि आप यहाँ पे किसी दूसरे पर्टिकुलर कंट्री के आप नेशनल बनो, तो उस केस में आप यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि आपके पास फ्रीडम है यहाँ पे चेंज करने की नेशनैलिटी को, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए हमारे यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन बोथ 1 and 2। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताने की कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? तो पहला आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि इन इंडिया स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल इफ वन एंटर्स इनटू एन इंटर रिलीजियस मैरिज। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका एक्ट है, ये यहाँ पे इंश्योर करता है कि अगर यहाँ पे कोई एक इंसान है जिसको किसी भी दूसरे रिलीजन के इंसान के साथ अगर मान लो यहाँ पे उनको शादी वगैरह यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट, यहाँ पे ये जो आपका एक्ट है इंडिया के अंदर, ये इंश्योर करता है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंसान यहाँ पे वो आपकी शादी कर सकता है किसी भी दूसरे रिलीजियस इंसान के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसमें एरर नहीं आएगी, या फिर आप बोलो यहाँ पे कोई भी गलत यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप बोलो यहाँ पे आपको इंश्योर कर रहा है ये चीज, ठीक है? दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे राइट टू मैरी है, ये आपका राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है, जो आपका आर्टिकल 21 है। तो यहाँ पे ये भी हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर थर्ड आपको यहाँ पे बोल रहा है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये आप बोल सकते हो यहाँ पे कि मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, पर आपको राइट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का भी क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपका ह्यूमन राइट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और आपका यहाँ पे एक एक्ट से रिलेटेड भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जो वो एक्ट पर्टिकुलर वो जो एक्ट है वो यहाँ पे आपको क्या राइट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है, बेसिकली आपकी तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तीनों आपकी इंश्योर करते हैं किसी भी इंसान को अगर मान लो किसी भी दूसरे इंसान के साथ शादी करनी है, तो वो अपने चॉइस के हिसाब से वो कर सकता है, ठीक है? तो तीनों ही आपके यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1, 2 and 3। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज और आर करेक्ट, ठीक है? तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे आंसर होंगे। तो पहला स्टेटमेंट जैसे आपको दे दिया, द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स वेयर इन टू मेंबर्स कैन नॉट बी ऑफ नेशनल ऑफ सेम स्टेट। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप यहाँ पे करंट अफेयर के साथ आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो, क्योंकि आपका जो यहाँ पे एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये आपका बहुत ज्यादा न्यूज में था। और इसके अलावा भी आपका एक और कोर्ट आता है यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है? तो वो भी आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो अगर हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बात करें, अब देखो यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो एक तरीके से यहाँ पे जो स्टेट्स हो गए, स्टेट इन द सेंस यहाँ पे हम कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, उन पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स को आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखता है। और जो आपका यहाँ पे ICC है, वो आपका इंडिविजुअल्स के केसेस को देखता है, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल के खिलाफ आप बोल सकते हो यहाँ पे वो जजमेंट देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो यहाँ पे हमें ओवरऑल 15 जजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? और 15 जजेस में कोई भी दो जज आपके यहाँ पे सेम नेशनैलिटी के नहीं हो सकते, मतलब 15 के 15 जजेस आपके यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटी के होंगे। और हमेशा यहाँ पे याद रखना, अगर मान लो जैसे आपको पता है कि आपके कुछ कंट्रीज आपकी डुअल सिटीजनशिप भी देती है, अगर यहाँ पे आपका कोई एक ऐसा जज है जिसके पास दो सिटीजनशिप है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मान लो एक आपका यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक ए जज है, और ये एक्स का भी सिटीजन है, और यहाँ पे ये वाई आपकी यहाँ पे जो कंट्री है इसका भी सिटीजन है। पर यहाँ पे ये जो जज है बेसिकली आपका ये बनाता है यहाँ पे एक्स कंट्री में आके, ठीक है? जो भी आपकी जजमेंट देता है वो आपकी एक्स कंट्री के अंदर ही देता है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो ए है ये आपका एक्स कंट्री का नेशनल माना जाएगा, ना कि वाई कंट्री का, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना। अगर आपके पास जज के पास दो सिटीजनशिप होती है, तो वो उस कंट्री का सिटीजन माना जाएगा जहां पे भी वो अपनी जजमेंट देता है, जहां पे भी
वो अपने आप वगैरह आपके यहाँ पे केसेस को यहाँ पे देखता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको समझना है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल गया यहाँ पे कि 15 आपके यहाँ पे ओवरऑल आपके जजेस होते हैं। हर 3 साल में आप बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह आपके यहाँ पे हेल्ड होते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। और दूसरा पॉइंट, अच्छा यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट भी जैसे आपको दे रखे हैं, तो पहला तो हो गया हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट, ठीक है? दूसरा आपको दे रखा है द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड इंडिपेंडेंटली। अब देखो ये इंडिपेंडेंटली जो यहाँ पे आ गया, इसलिए वजह से आपका यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका है यहाँ पे गलत। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके जजेस को इलेक्ट करते हैं वो दोनों मिलके करते हैं, ठीक है? जनरल असेंबली और आपका यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये दोनों ही आपके मिलके जजेस को इलेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे इनके टर्म्स की बात करें, तो इनकी यहाँ पे टर्म होती है 9 ईयर्स की, ठीक है? 9 साल की आपकी यहाँ पे टर्म होती है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और सिक्योरिटी काउंसिल प्लस आपका यहाँ पे जो जनरल असेंबली है, दोनों मिलके यहाँ पे जजेस को इलेक्ट करते हैं। टोटल जजेस आपके यहाँ पे 15 होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे वन ओनली, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे CDS 1 2024 में यहाँ पे आ रखे थे, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे आपको ये PDF भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक कर देना। और कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन आप ही लोग के लिए, आप जरूर आप यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।